कर रहे थे हम कर रहे थे कल वाले पोर्शन से लॉस इन मास का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमने एक लॉस इन मास एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया। हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, तो हम उसे लीव ऑफ करने देते हैं। सो देयर इज सम लॉस इन मास एंड दैट इज रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास स्टॉप वॉच ड्रॉ करने का पर्पस भी यही है। ठीक है, तो हम उसको नोट करते हैं और उसके लिए हम ग्राफ पुट अप करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हुए हम एक्सपेरिमेंट दो तरह से करते हैं। एक मरतबा हम लार्ज पीसीज यूज करते हैं, एक मरतबा हम स्मॉल पीसीज यूज करते हैं। कल इस ग्राफ को डिटेल में स्टडी किया था विद लार्ज चिप्स ए विद स्मॉल चिप्स बी। इनफैक्ट एक ग्राफ सी जो पाउडर पोर्शन के साथ था मैंने वो भी ड्रॉ कर दिया। आई एक्सप्लेन के लॉस इन मास एक्सपेरिमेंट में हमारे पास टाइम एक्स एक्सिस पे बीइंग द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और लॉस इन मास इन ग्राम्स बीइंग द डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पर आता है। ठीक है, मैंने ये भी समझाया था कि जैसे जैसे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, जो कर्व की स्टीपनेस होगी वो टुवर्ड्स वाई एक्सिस, क्लोजर टू वाई एक्सिस मूव करना शुरू करती जाएगी। और जैसे जैसे हमारे पास ये चीज इतना होता जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाए, तो हमारे पास कर्व जो है वो इससे ऑपोजिट अवे फ्रॉम वाई एक्सिस मूव करना शुरू हो जाता है। जैसा कि ए में लार्ज चिप्स हैं तो हमारे पास कर्व जो है वो अवे फ्रॉम वाई एक्सिस है, और बी में स्मॉल चिप्स हैं तो वो थोड़ा स्लाइटली मोर स्टीप है और वो टुवर्ड्स वाई एक्सिस है। ठीक, ये चीज कल एक्सप्लेन करने के अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि हम बात करेंगे ये जो कॉमन हमारे पास कर्व्स आती हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, उसके 4 डिफरेंट पॉइंट्स की। ये पॉइंट्स पास्ट पेपर्स में काफी मरतबा पूछे जा चुके हैं, इन्हें एक मरतबा अच्छी तरह क्लियर समझ लिया जाए, क्लियर कर दिया जाए तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी पेंसिल राइटिंग है और दो, लेकिन आई होप इससे समझना आसान होगा। सही, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द वेरी स्टार्ट, ओरिजिन से मूव करने के फौरन बाद हमारे पास यहाँ पर जो हिस्सा उसने रेड किया हुआ है, ये हमारे पास लार्ज चेंज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में होती है इन अ वेरी स्मॉल टाइम बिकॉज रिएक्शन इज फास्टेस्ट एट द स्टार्ट। What isn't mentioned over here is that because the maximum amount of reactants is present. ठीक है, जब रिएक्टेंट की मैक्सिमम अमाउंट्स प्रेजेंट होंगी तो ऑफ कोर्स आपके पास फिर रिएक्शन जो होगा वो फास्टेस्ट पेस पर होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं और जहां कर्व अपनी स्टीपनेस लूज करना शुरू करता है, ठीक है, तो वहां पर आप नोट करें उसने उस पॉइंट पर सेपरेटली बताया कि रिएक्शन स्लो डाउन कर रहा है। यहाँ पर चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल आएगा ओवर अ लार्ज टाइम। ठीक है, वो इस वजह से है कि हमारे पास सम ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड। ठीक, और चूंकि रिएक्टेंट्स उसमें है नहीं, सो हमारे पास रिएक्शन स्लोली स्लो डाउन हो रहा है। उससे आगे हमारे पास जब वो लेवल ऑफ होना शुरू होता है तो हम कहते हैं कि स्मॉल चेंज है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के इन अ वेरी लार्ज टाइम। स्मॉल की बजाय हमें लार्ज टाइम डिस्कस करना चाहिए। वो इस वजह से है कि अब मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप। ठीक, ज्यादातर रिएक्टेंट्स हम यूज अप कर चुके हैं, बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स हैं। इसका मतलब आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके पास अंदर सिस्टम के अंदर डेफिनेटली पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास दो पार्टिकल्स जो सिस्टम के अंदर कोलाइड करते हैं उसका मैक्सिमम चांस था कि वो दोनों रिएक्टेंट पार्टिकल्स हों और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। यहाँ पर वो चांस कम हो गया क्योंकि रिएक्टेंट्स कुछ कंज्यूम हो गए। यहाँ पर वो चांस और मिनिमाइज हो जाता है। चांसेस ये होते हैं कि जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं उसमें से रिएक्टेंट नहीं बल्कि प्रोडक्ट के पार्टिकल्स हों, और प्रोडक्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कोलाइड करने से कुछ और फॉर्म नहीं करते, तो हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होता। इवन रिएक्टेंट का पार्टिकल अगर प्रोडक्ट से कोलाइड करता है तो भी हमारे पास इस बात का चांस नहीं होता। ठीक है ना, तो ये केसेस हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ ये केस कर रहा होता है। और चूंकि एक ही सिस्टम है उसी के अंदर रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कम होती जाएगी हमारे पास चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी स्मॉलर से स्मॉलर होता जाएगा। हत्ता कि एक टाइम आता है कि प्रॉपरली लेवल ऑफ शुरू होने की बजाय लेवल ऑफ कर जाता है। उसके बाद हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। हम कहते हैं रिएक्शन फिनिश हो गया है, और एक्चुअली में आपके पास रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड अप हो गए। So maximum amount of reactant say some of the reactants consumed to most of the reactant consumed and all of the reactants are consumed। ठीक है, ये चारों इसकी रीजनिंग में बताए जा सकते हैं।
रीजनिंग यहाँ पर नहीं मेंशन की हुई, उन्होंने रिएक्शन की सिर्फ स्पीड या चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, या रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन डिस्कस की हुई है, वेदर इट्स फास्टेस्ट, वेदर इट्स स्लोइंग डाउन, वेदर इट हैज फिनिश्ड, ठीक है, ये डिस्कस किया हुआ है। तो रीजनिंग मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया। आप अपने पास भी बेशक रीजनिंग मेंशन करने, इट्स इजियर व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट and you can see the graph and you can always come up with the reason. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. मैं इसे क्लियर अप कर रहा हूँ, हम आगे चल रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे बुक में जो तरतीब है उसे फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, और डायग्राम्स और ग्राफ्स जो हमारे पास हैं वो थोड़ा सा तरतीब को अब्रप्ट कर रहे हैं। मैं इस पेज पे से शुरू करने की बजाय मैं एक्चुअली पिछले पेज पर दोबारा जा रहा हूँ। आप नोटिस करेंगे कि पिछले पेज पर हमारे पास पेज नंबर 183 के बॉटम पर अगला जो फैक्टर है उसकी डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। हमारा पहला फैक्टर था सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स। अब हमारा अगला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट की सबकी कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, और याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में चूंकि मैं सबकी मैटर करती है की बात कर रहा हूँ, तो इससे मेरा मतलब ये है कि कोई एक भी चेंज करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस जरूर आएगा, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करने के लिए हमने रिएक्शन जो है वो मार्बल चिप्स और एसिड कह दिया, लेकिन हमने उसे अडेप्ट किया एक और तरह के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ हम लॉस एंड मास के हिसाब से नहीं चलेंगे, बल्कि यहाँ हम एक डिफरेंट तरीके से चलेंगे। नोटिस करें कि हमने मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और हम उसी तरह से रिएक्शन करने के साथ हम उसे ओपन नहीं रखते, हम उसे एयरटाइट करते हैं, कनेक्ट करते हैं गैस सिरिंज से, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस करेगा वो गैस सिरिंज में कलेक्ट होगी। गैस सिरिंज की वर्किंग इस तरह से होती है कि जैसे जैसे इसके अंदर गैस कलेक्ट होती जाती है इसका प्लंजर मूव आउट करता जाता है। सो इट्स अ प्रीटी कॉमन ऑब्जर्वेशन, पेपर 6 में इस तरह क्वेश्चन आए होते हैं। वी कंसीडर इट टू इजी, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू आंसर इट विद द मूवमेंट ऑफ द प्लंजर, ठीक है। ये भी ओवर टाइम किया जाता है, इसके लिए भी पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ गैस याद रखिए, गैस सिरिंजेस जो होती हैं वो यूजुअली क्यूबिक सेंटीमीटर में ही होती हैं, लीटर्स में या डेसीमीटर क्यूब्स में तो होती नहीं। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में ही हमें रीडिंग्स देता है, सही। रीडिंग्स नोट करने, रीडिंग्स नोट करने के साथ फिर हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। दिस टाइम इंस्टेड ऑफ कमिंग विद ए एंड बी वी केम अप विद डी एंड सी। हमने क्या किया कि एक तरफ से चले मेटल है, मेटल स्ट्रिप्स हैं हमारे पास, दूसरी तरफ हमारे पास जो एसिड है हमने उसे 0.1 मोल पर 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ किया, रिस्पेक्टिवली डी एंड सी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी हम कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, सही। तो हमारे पास आप नोटिस करेंगे कि उसने दिखाया हुआ है कि टाइम हमने इस मरतबा मिनट्स नहीं सेकंड्स में दिया है, और वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में हमने दिया हुआ है। अगेन द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, तो वो अब हर ग्राफ में मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, सही। तो हमारे पास जब हम इसको डबल करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन भी आपके पास चेंज हो रहा है। लेट्स नोट इट डाउन। किसी भी एक मोमेंट पे डिस्कस करना कि मैं काम जो है ये वाला कि मैं किसी एक टाइम की वैल्यू को लेता हूँ और उसके हिसाब से वॉल्यूम डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास पेपर 6 में क्वेश्चन आया होता है, ये यूजुअली 1 मार्क का होता है। तो ये करना, एक्सट्रापोलेशन करना, ये बेहतर है कि आपको आता हो। तो मैं इसलिए एक दो बार इस बात को रिपीट कर रहा था, ठीक है। हमारे पास यहाँ तक जाती है ये वैल्यू, और फिर उसी तरह से हमारे पास ये एक्सट्रापोलेट होती है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी लाइन को कंटिन्यू करें रेड के लिए, एक्सपेरिमेंट सी के लिए, तो हमारे पास यहाँ तक जाती है और स्लाइटली कंटिन्यू होती है यहाँ तक। मुझसे जरा सी टेढ़ी हो गई, लेकिन again this can give us the values on the y-axis for the same amount of time. You would notice that we have a steeper curve in experiment C where double the concentration of the acid, the rate of the reaction is faster, ठीक है। तो जैसे जैसे हम solutions को ज्यादा concentrated करते जाते हैं हमारे पास rate of reactions भी faster होते जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर acid solution consider किया, लेकिन जरूरी नहीं है हर रिएक्शन एसिड के साथ हो या अल्कली के साथ हो। अगर आप सादा भी किसी भी ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो एसिडिक नहीं है या अल्कलाइन नहीं है, इवन न्यूट्रल है, तो हम जानते हैं कि हमने न्यूट्रल सिस्टम एक्वस सॉल्यूशंस के यूज किए हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए। तो कैन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है, ठीक है।
तो किसी न्यूट्रल सिस्टम के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक ठीक सर। सो वैल्यूज कैलकुलेट करना एक्सट्रापोलेशन से ग्राफ में जरूर करें। मेरे पास तो चूंकि सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में स्ट्रेट लाइंस आती हैं, इसलिए मैं ये काम स्ट्रेट लाइंस के साथ कर रहा हूँ। लेकिन जब आप पेपर 6 में ये काम कर रहे होंगे तो मैं स्टूडेंट्स को बड़ा एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। स्ट्रेट लाइंस आप सिर्फ अपने एक्चुअल ग्राफ कर्व के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा किसी भी किस्म की एक्सट्रापोलेशन है, कुछ और आपने करना है, लेबलिंग का पार्ट है, कुछ भी है, तो सिर्फ डॉटेड लाइन से करें, उसे स्ट्रेट से मत करें। In order to keep the difference, it would not just make your graph neater, it would also always keep the differences between the labels and the actual graph work. ठीक है, तो आप एक्सट्रापोलेशन के लिए जो भी लाइन लगाएं उसे डॉटेड लगाएं। ठीक है, और इसी तरह से कोई और इस तरह की वर्किंग है जो आपके एक्चुअल ग्राफ कर्व से हट करे। रिमेंबर ऑन द सेम ग्रिड यू माइट नीड टू कम अप विद वन ग्राफ कर्व, टू और इवन मोर। हमारे पास पेपर 4 या 6 में 4 कर्व्स एक ही ग्रिड के ऊपर आ चुकी हुई हैं, ये तो सिर्फ 2 ड्रॉ हुई हैं, तो आप सारी स्ट्रेट ही ड्रॉ करेंगे। उससे हटकर अगर आप कोई भी एक्सट्रापोलेशन या वर्किंग करते हैं उसको जो है ना डॉटेड लाइन से करें। This would keep a good difference and always label your graphs. ठीक है, चाहे उसने कहा हुआ क्वेश्चन में चाहे नहीं कहा हुआ, आप अपना ग्राफ जरूर लेबल करेंगे। यहाँ पर हम उसे लेबल कर रहे हैं सी और डी के हिसाब से क्योंकि हमने उसके प्रॉपर नेम्स दिए हैं, और चूंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन ही कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन करने के लिए उसने वो चीज जो हमारे पास चेंजिंग फैक्टर के तौर पे कंसिडर हो रही थी, कॉन्सेंट्रेशन, उसने कोट कर दी। एग्जाम में यूजुअली ऐसा नहीं होता। अगर तो उसने ग्राफ लेबलिंग के लिए कुछ बताया हुआ है तो आप स्ट्रेट अप वही काम करेंगे जो उसने कहा हुआ है। अगर उसने कुछ नहीं कहा हुआ तो ग्राफ लेबलिंग यूजुअली हम क्वेश्चन और पार्ट क्वेश्चन से करते हैं। यू मे मेंशन दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 and this is part A and this is part 1। तो इस तरह से एक ग्राफ को लेबल कर दें और इसी को उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 and this is part A but this is part 3 of the question। तो आप अपने ग्राफ्स को क्वेश्चन नंबर्स और सब पार्ट से जरूर लेबल करें, चाहे वो कहे चाहे वो ना कहे, ग्राफ आपने जरूर लेबल करना है। राइट, ठीक सर। लास्ट नॉट द लीस्ट, जब भी आप ग्राफ से कुछ भी एक्सट्रापोलेट करके नीचे लाइंस के अंदर ब्लैंक्स के अंदर फिल करते हैं, मेक श्योर टू इंक्लूड द यूनिट्स। लेट्स सपोज उसने पूछा कि 50 सेकंड्स पर आपके पास कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है फॉर एक्सपेरिमेंट सी, और आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर एक्सट्रापोलेट करते हैं, तो यहाँ पर एक्सट्रापोलेट करने डॉटेड लाइन के अलावा वहां जाके जब आप वैल्यू लिखेंगे, यू नॉट जस्ट गोना कम अप विद 58 और 59, you're going to come up with 58 cubic centimeter or 59 cubic centimeter. Miss the units, you'll lose the marks. I think that's pretty clear and understandable. Yes sir. Okay, so coming to the results, the speed of reaction increases when the concentration of a reactant in a solution is increased. Okay, it's simple and understandable, so let's keep going on. Temperature. टेम्परेचर हमारे पास एक जेनेरिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से टेम्परेचर एक्चुअली में हमारे पास किसी भी सिस्टम में एवरेज जो किनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और किसी भी सिस्टम को अगर हम देखें तो किनेटिक एनर्जी के ही हिसाब से हम पार्टिकल्स की वर्किंग अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये किसी भी तरह की मोशन हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, किनेटिक एनर्जी स्टिल उनके अंदर एग्जिस्ट करती होगी। सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेशनल मोशन होगी, लिक्विड या सॉल्यूशंस के अंदर हैं तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे से स्लाइड पास कर रहे होंगे या मूव पास कर रहे होंगे अगेंस्ट वन अनदर। और गैसियस पार्टिकल्स हैं तो स्ट्रेट लाइन में हैफेजेड रैंडम मोशन होगी। ठीक है, लेकिन किनेटिक एनर्जी हर कोई पोजेस करता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है तो उसका मतलब किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सिंपली स्पीकिंग, पार्टिकल्स की जो मोशन है वो स्पीड अप हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक, तो आपके पास जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास यूजुअली रिएक्शन, सारे रिएक्शंस को इंक्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। आप जानते हैं, हमने इसके अलावा भी इससे आगे चल के भी डिस्कस किया हुआ है कि द रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सोथर्मिक and endothermic, and they do not act the same if temperature is increased for both or decreased for both. So इस चीज को भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम जेनेरिक टेम्परेचर को एज अ फैक्टर देख रहे हैं। ठीक,
यहाँ पर उसने एक तो बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हैं कि कई मरतबा हम फूड को स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में क्योंकि हमारे फूड को अच्छा रखता है, वो इसलिए कि रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ ऑक्सीडेशन लोअर टेम्परेचर्स पे स्लो हो जाता है, which again proves this statement। ठीक है, हमारे पास जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है टेम्परेचर का, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास एक और अप्रोच, थर्ड काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज किया गया है। लॉस इन मास और वॉल्यूम ऑफ गैस हम मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे। हाउएवर चूंकि हम टेम्परेचर के हिसाब से चल रहे हैं तो हम यहाँ पर एक थर्ड टाइप यूज कर रहे हैं। As you could see that we are using sodium thiosulfate crystals and we are using it against hydrochloric acid. This is producing a salt, sodium chloride. This is producing elemental sulfur, which is the solid or the precipitate over here. By the way, sulfur is actually yellow in color. ठीक है, it is also producing a gas sulfur dioxide and it's producing water। ठीक है, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में प्रेसिपिटेट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, ना कि गैस के हिसाब से। हाँ, हम गैस के हिसाब से पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि गैस अगर लीड करेगी सिस्टम को तो लॉस इन मास एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अगर कलेक्ट होगी किसी गैस सिरिंज जैसे apparatus में तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ गैस के हिसाब से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। बट दिस experiment is going to lead with the help of the yellow precipitate produced and it is actually very fine but it stays suspended in the liquid। जैसे जैसे आपके पास सल्फर बनता जाता है, ठीक है, सिस्टम क्लाउडियर होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलूसेंट और फाइनली ओपेक हो जाता है। So what we are going to do is that we are going to start adding dilute acid and start the timing, and we are going to repeat the experiment at two different temperatures, and we're going to note down the time it is going to take before the precipitate makes the cross beneath the flask invisible, right? तो वो जैसे ही ओपेक हो जाएगा हमारे पास हम उसके लिए टाइम नोट कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हम डिफरेंट टेम्परेचर पॉइंट्स पर नोट करेंगे और नोटिस करेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, you already know that the rate of reaction increases when the temperature of the reaction mixture increase, but let's take a look at the graph। आप नोटिस करें कि हमारे पास ग्राफ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। टाइम फॉर द क्रॉस टू डिसअपीयर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। एक्चुअली as we can see we have 5 different observations over here। It means the experiment might have been repeated at 5 different temperatures। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप उसे नोट कर सकते हैं। This is somewhat a different graph। हम इससे पहले जितने भी ग्राफ करते हैं उन्हें हमने ओरिजिन से यूज करा के फिर हमने उन्हें लेवल आउट किया था। This is not of the same kind। ठीक है, time for the cross to disappear is starting with an increased or top point or will slowly decrease हो रहा है with respect to temperature। We have put temperature at x-axis and time at y-axis। Now you might come to ask कि time तो एक independent quantity है और हम time को इससे पहले हमेशा x-axis पर put करते रहे हैं, ठीक है, in most of the experiments, but here time is not the independent quantity। Actually हम क्या कर रहे हैं इसकी क्लैरिफिकेशन भी उसने पहले पिछले पेज पर दी हुई है। लेट मी टेक यू पेज बैक। यू वुड सी कि इसने यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन का वर्सेस टाइम दिया हुआ है। And it's pretty easy to understand when we have a faster rate of reaction, the time taken for the reaction to complete is shortened। Of course, faster rate के लिए थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, स्लोअर रेट के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हमें समझ आ जाता है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन हमने रेट ऑफ रिएक्शन को y पे रखने के बजाय टाइम को y पे रखा बिकॉज दैट्स अ मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से शायद एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, इसमें मैं कहता नहीं हूँ कि ऐसा नहीं पॉसिबल, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस लेवल पे इसे इजी रखने के लिए बड़ा आसान है कि टेम्परेचर वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन करने के बजाय टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर दिया। ठीक है, बिकॉज वी आर नोटिंग डाउन द टाइम दैट इट टेक्स फॉर द प्रेसिपिटेट to make the cross disappear or what we cannot see because it becomes opaque। ठीक है, तो इस तरह से हमने टाइम को पुट किया है y एक्सिस पे। I hope the explanation is understandable, is it? Yes sir। Good। तो आपके पास आप नोटिस करेंगे कि अब डिक्रीजिंग कर्व भी इसी वजह से ही आ रहा है, सही। और आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो टेम्परेचर ज्यादा होता है, आप देखें इस पॉइंट को नोट करें,
अगर हम इस पॉइंट के हिसाब से इसे एक्सट्रापोलेट करते हैं तो हमारे पास ये टेम्परेचर लाइन आती है, मेरे से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, और ये टाइम की लाइन है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास ज्यादा टेम्परेचर पे थोड़ा टाइम लग रहा है, और अगर हम इससे एक्सट्रापोलेट करते हैं तो लाइन है स्ट्रेट, इसे एक्सट्रापोलेट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कम हो तो हमारे पास फिर टाइम ज्यादा आता है। सो इट्स प्रीटी इजी टू सी कि हमारे पास किस तरह से टेम्परेचर या टाइम के पॉइंट्स जो हैं वो कोरिलेट करते हैं। तो इस तरह से ग्राफ बड़ा अच्छा है ये एक्सप्लेन करने के हिसाब से कैसे एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ वर्क करता है। ये करना इसलिए भी जरूरी था आईजीसीएसई में कि अगर हम सारे ग्राफ्स को एक ही तरह हैंडल करते और आपको सिर्फ ये वाली कर्व सिखाते तो आप शायद इसी कर्व के आदी रह जाते। फिर होता ये कि ग्राफ में आपको एक कर्व बनानी आनी होती, यानी सिखाई एक गई है तो बच्चा खुश कर भी एक पाएगा। तो अगर इस तरह का हम एक सिस्टम कर लेते हैं, ठीक है, या एक रैंडम कर्व बीच में से स्टार्ट होकर यूं जा रही है या यूं वर्क कर रही है, या हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये सारे टाइप के ग्राफ्स बच्चे को आने होने चाहिए। इसे जानबूझ के इसका एक और पर्पस भी है कि आपको किसी और टाइप ऑफ कर्व से भी जो है ना वो किया जा सके कि आप उसे समझते हो, फेमिलराइज हो उससे, और उसको खुद से बना सकते हो। So it would give you an open mind idea that any kind of graph, be it a curve or a straight line or even intersecting lines, आपको वो करने आते हो। जब आप पेपर 6 के अंदर कर्व्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर स्ट्रेट लाइंस, स्मूथ कर्व्स, नॉन स्मूथ कर्व्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मल्टीपल कर्व्स और लाइंस ऑन वन ग्रिड, ये सारे तरह के केसेस आपके सामने आएंगे। तो इसके करने का ये भी पर्पस है कि आप इस तरह के हर तरह के केस को हैंडल कर सकते हो। ये जितने मैंने डिफरेंट केसेस बताए हैं ये समझ आते हैं ना सुनकर? यस सर। जी सर। गुड गुड। मैथमेटिक्स में ग्राफ का चैप्टर इससे बड़ा अच्छा कवर कर देता है, वहां से बड़ी अच्छी हेल्प हो जाती है और प्रैक्टिस भी हो जाती है कि हमें इन्हें कैसे हैंडल करना है। सो ये हमारे पास टेम्परेचर की हद तक था, ठीक है। अब गो के वहां पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कैटलिस्ट का है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कैटलिस्ट से पहले मैं एक्सप्लेन किया करता हूँ एक सेपरेट फैक्टर, तो वही फैक्टर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक। हमारे पास एक फैक्टर मैंने सेपरेटली जो नोट करवाया था वो ये था कि हम प्रेशर या वॉल्यूम गैसियस कंपोनेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे। रिमेंबर ये फैक्टर सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है। गैस के केस में प्रेशर और वॉल्यूम को हम आपस में एक इनवर्स रिलेशन से शो करते हैं। आप ऐसे शो कर दें या इस तरह से शो कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। समझाने की बात यह है कि जैसे जैसे आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास गैस किसी एक सिस्टम में है, इनक्लोज सिस्टम में, ठीक है, और हमारे पास उसको प्रेशराइज करने के लिए एक बाकायदा पिस्टन मौजूद है ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, उसी पिस्टन की हेल्प से, तो वैसे वैसे उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। हायर वैल्यू ऑफ प्रेशर लोअर वॉल्यूम देगा और लोअर वैल्यू ऑफ प्रेशर हायर वॉल्यूम देगा, ठीक। इसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। Speaking in easy words, if you can pressurize a gas and as gases are compressible, it means you can squeeze a lot of gas into a much smaller space or volume as they are compressible. ठीक? So higher the pressure, lower would be the volume and vice versa. इसमें अगर कुछ ना समझ आता हो तो बेशक पूछ लें। सर आगे समझ। गुड। अच्छा, इस पॉइंट को आपकी बुक सेपरेटली डिस्कस क्यों नहीं करती? लेट मी क्लैरिफाई। For gases, the pressure and volume factor is actually taken as concentration. ठीक है, मतलब गैस की कॉन्सेंट्रेशन इस बात पर भी डिपेंडेंट होती है कि हमने उसका प्रेशर ज्यादा करके उसका वॉल्यूम कम कर दिया है, तो हम उसे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लेते हैं, ठीक है। मतलब थोड़े वॉल्यूम के अंदर अगर
ज्यादा प्रेशर के जरिए हमने गैस स्क्वीज की है तो ज्यादा पार्टिकल्स एक छोटे एरिया में होंगे। एंड लेट मी गिव यू अ गुड आइडिया अबाउट द कोलिजन्स। अगर छोटे से वॉल्यूम के अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स कंप्रेस करके प्रेशराइज करके हमने डाले हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से बहुत करीब करीब होंगे, पॉसिबली उनकी स्पीड भी ज्यादा हो सकती है एक दूसरे से कलाइड करने की, क्योंकि ज्यादा करीब है तो जल्दी कलाइड करेंगे और ज्यादा कलाइड करेंगे। अगर उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम किसी बड़े वॉल्यूम में रखें तो वो एक दूसरे से स्लाइटली ज्यादा डिस्टेंट होंगे। इट मींस कि जो चांसेस हैं कोलिजन्स के वो एक दूसरे से निस्बतन कम भी होंगे और टाइम टेकिंग भी होंगे, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो थोड़ा सा वक्त लेकर, ऑल्दो इसमें टाइम का डिफरेंस बहुत छोटा होता है, ठीक है, बट स्टिल आपके पास प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो चांसेस और नंबर ऑफ कोलिजन्स दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। हम प्रेशर और वॉल्यूम के फैक्टर को आपकी बुक में सेपरेटली इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि आगे चलकर जहां हमने कोलिजन थ्योरी बतानी है वहां हम इसे कोरिलेट करके इसे भी कंसंट्रेशन के बराबर ही कर देते हैं, इसी वजह से ये सेपरेट डिस्कस नहीं होता। लेकिन ये बात पहले बता दी जाए तो वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के फैक्टर को कंसिडर करना एज कंसंट्रेशन ऑफ gaseous reactants is much easier. Are we good? Yes, sir. जी सर। All right. So I'm going to erase it and let's move on to the next topic. In fact, हमारे पास टाइम कम है, ऐसा करते हैं कि ये मीटिंग खत्म करते हैं, ठीक है, और अगली